नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष प्रसारण में। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतुल कुमार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 महीने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के कैबिनेट के फैसले पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा, त्योहार के मौसम में करोड़ों लोगों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि और देश के 3 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर का बनाने का भी कैबिनेट में हुआ निर्णय। गैर कानूनी घोषित किए गए पीएफआई और उससे जुड़े सहयोगी संगठन, केंद्र सरकार ने लगाया 5 साल का प्रतिबंध। राज्यों को मिला प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार। श्री राम की नगरी को मिली लता मंगेशकर के नाम की सुरीली वीणा। लता जयंती पर अयोध्या में हुआ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, लता दीदी के नाम पर बना चौक कला जगत से जुड़े लोगों को करता रहेगा प्रेरित। अब शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। शहीद आजम की जयंती पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पट्टिका का अनावरण। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तिरुवनंतपुरम में अब से थोड़ी देर बाद होगा 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए बेहद अहम है ये सीरीज। अब विस्तार से समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम को 3 महीने और बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जाता है। ये योजना 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब कैबिनेट ने इसे 3 महीने और यानी दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। स्कीम में विस्तार के बाद इसमें आने वाली लागत 44,700 करोड़ रुपए आंकी गई है। साल 2020 के मार्च महीने में कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। इसके तहत बीपीएल कैटेगरी वाले परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा मिलती है। इसके तहत हर माह प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। कैबिनेट के इस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई है और कहा कि त्योहार के मौसम में करोड़ों लोगों को इससे फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 62 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 38% हो गया है। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे के 3 बड़े रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों के विकास और विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश को भी आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार पीएफआई आतंकी मामलों में शामिल रहा है। ये संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। साथ ही बाहरी स्रोतों से मिले धन और समर्थन से यह आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक राज्यों,
और केंद्र शासित प्रदेशों को ये ताकत दी गई है कि वो पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यूएपीए कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि इन गैर कानूनी संगठनों में द रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल है। पीएफआई और इसके काडर कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में भी शामिल रहे हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकी समूहों के साथ संपर्क के भी कई सबूत मिले हैं। यहां तक कि इनके काडर ने आईएसआईएस के लिए अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में काम किया। अभी हाल ही में पीएफआई के तमाम ठिकानों पर देश भर में छापे मारे गए थे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पीएफआई पर कहा कि एनआईए इसकी जांच कर रही थी और सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वर्तमान में केंद्र की सरकार सक्षम है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल पीएफआई पर हो रही कार्रवाई का विरोध करते हुए इतने हताश हो जाते हैं कि राष्ट्रद्रोह की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी को आज लता मंगेशकर के नाम की सुरीली वीणा भी मिल गई। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज जयंती है और आज इस विशेष दिन पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। अब राम की नगरी अयोध्या के मुख्य प्रवेश द्वार पर लता मंगेशकर चौक है और एक विशाल वीणा भी। लता जी की स्मृति में कांसे से बनाई गई इस वीणा का वजन 14 टन है। 11 मीटर की विशाल वीणा की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। अब अयोध्या में लता दीदी के गाए श्री राम के भजन और वीणा की मधुर ध्वनि लगातार सुनाई देती रहेगी। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के बेहद खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन दिया और लता दीदी के साथ बिताए कुछ पलों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम की पैड़ी के पास और सरयू की पवित्र धारा के करीब लता मंगेशकर चौक की स्थापना कला जगत के लिए अनमोल है। पीएम ने कहा कि लता मंगेशकर चौक पर स्थापित मां सरस्वती की विशाल वीणा संगीत साधना का प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री ने इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और अयोध्या विकास प्राधिकरण को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चौक परिसर में झील के बहते पानी में संगमरमर से बने 92 सफेद कमल लता जी के जीवन काल को दर्शाते हैं। पीएम ने कहा, लता जी ने जीवन भर जो साधना की उसका वरदान हम सभी को मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि लता जी के मधुर गीत आने वाली पीढ़ियों पर अपनी छाप छोड़ते रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने लता दीदी के साथ बिताए कुछ पलों को भी याद किया और कहा कि उनकी आवाज उन्हें हमेशा मंत्रमुग्ध करती रही। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज हवाई अड्डे के नामकरण समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण समारोह में शामिल होने की खुशी है। आज शहीद आजम की जयंती है और इस मौके पर यह बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की थीम है आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारीगण भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पूरी दुनिया को विश्वास है कि भारत आपदा के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करेगा
जो आपदा के प्रभाव को कम कर सके। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार पूरी दुनिया में आपदाएं आती हैं, उससे भारत भी अछूता नहीं है और उन आपदाओं पर नियंत्रण करना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता गुलाम अली ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों नेताओं को अपने कक्ष में संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। बिप्लब देव हाल ही में त्रिपुरा से राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं, जबकि गुलाम अली को उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया है। उन्होंने हिंदी में शपथ ली, जबकि गुलाम अली ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण किया। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हर्ष महाजन ने पार्टी के साथ अपना 45 साल पुराना रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हर्ष महाजन ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाल तक खेल के मैदान से किसान के खलियान तक दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पुर्तगाली हमारे सभी देशवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश कर रहे हैं। तो विलम्ब किस बात का चीमा जी? संभालिए इस कमान को और बता दीजिए उन पुर्तगालियों को कि उनका कोई भी हथियार हम मराठाओं से भिड़ नहीं सकता। हमें हार मान लेनी चाहिए। नहीं, उड़ा दो उस तंत्र गुर्बत को, ध्वस्त कर दो। उन्नो, भागो। पोषण अभियान, ये अभियान है बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित बनाने का। देश के 10 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंचा है। अब समय है इसे सार्थक बनाने का। ये अभियान है आजादी के अमृत महोत्सव पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक उत्सव के रूप में मनाने का। पोषण उत्सव मिलेगा यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप और कंसल्टेशन। डाइटिशियंस और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स बताएंगे स्वस्थ रहने के उपाय। पोषण एटलस बताएगा अलग अलग राज्यों के पोषण की कहानी। लाइफ साइज सांप सीढ़ी हेल्दी और अनहेल्दी फूड के अंतर को इंटरेस्टिंग तरीके से बताएगा। साथ ही शान का सिंगिंग परफॉर्मेंस नौजवानों का मन बहलाएगा। पोषण उत्सव, देश को कुपोषण मुक्त बनाने का उत्सव। कर्तव्य पथ, नई दिल्ली, 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी विजय कुमार को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार कारोबारी विजय नायर को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने विजय नायर के 7 दिन की रिमांड इनके लिए मांगी थी। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी घोटाले मामले में कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार किया है। विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं। विजय नायर को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। विजय नायर को साजिश, कैटलाइजेशन और चुने हुए लाइसेंस के लिए गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि विजय नायर के माध्यम से एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई थी।
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें विजय नायर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 13 अन्य लोगों के नाम थे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली कोर्ट ने समीर महेंद्रू को 6 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा है। वे दिल्ली के जोरबाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट के मालिक हैं और उन्हें आज सुबह ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनएसई को लोकेशन घोटाले के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामाकृष्णन और पूर्व सीईओ आनंद सुब्रमण्यम को जमानत दी। अदालत ने सीबीआई जांच के मामले में दोनों को जमानत दी है। दोनों के खिलाफ ईडी भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक बस और ट्रक के बीच सड़क दुर्घटना होने से 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य युद्ध स्तर पर कराने और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। नगरोटा स्थित 16 कोर के कमांडर ने कहा है कि एलओसी पर सेना पाकिस्तान से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सतर्क है। वे कोर की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, सेना सोशल मीडिया पर युवाओं के कट्टरपंथ पर नजर रखने के लिए पुलिस के साथ काम करती है। उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय आबादी और सेना के बीच घनिष्ठ सहयोग की भी सराहना की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हरदीप पुरी ने हिंदू कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पुस्तक का विमोचन किया। डॉक्टर पुरी द्वारा संपादित पुस्तक में राजन करंजवाला, नमिता गोखले, अमिताभ बच्चन, किरेन रिजिजू, मीनाक्षी गोपीनाथ, शशि थरूर, संजीव सान्याल, धनंजय वाई चंद्रचूड़ सहित डीयू के कई प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों द्वारा योगदान दिया गया है। डॉक्टर पुरी ने कहा कि डीयू न केवल अपने महान फैकल्टी के कारण बल्कि छात्रों के कारण भी प्रतिष्ठित है। नई दिल्ली के जेएनयू कन्वेंशन सेंटर में आचार्य हरिराम मिश्र और डॉक्टर योगेंद्र भारद्वाज लिखित पुस्तक पंच महाभूत और नारणीय विकास का विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने किया। मौके पर भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने की। कार्यक्रम में विकास की अवधारणाओं पर बोलते हुए भैया जी जोशी ने कहा कि विकास की अवधारणा प्रकृति के साथ शुरू होती है। हमें विकास के लिए प्रकृति के अनुकूल पथ पर चलना होगा, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष और इसके नतीजों, हिंद प्रशांत स्थिति, दक्षिण एशिया पर चर्चा की। उन्होंने वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में भारत ने मजबूत व्यापारिक संबंधों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन टैकाचेंको से मुलाकात की। एस जयशंकर और जस्टिन टैकाचेंको के बीच प्रशांत द्वीप समूह के साथ चल रहे सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में सहयोग के कदमों को और अधिक बढ़ाया जाएगा। यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रूस यूक्रेन युद्ध पर
अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यूक्रेन संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। और अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस होंगे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए सीडीएस होंगे। ये बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये न्यूज़ हम दिखा रहे हैं, ये अभी अभी खबर आई है। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस होंगे अनिल चौहान। जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस के नाम की घोषणा हुई है। हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, लगातार इस पर नजर भी थी जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस कौन होंगे, लेकिन अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान दूसरे सीडीएस होंगे। क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल रमा, देखिए अभी अभी इस पे जानकारी साझा की गई है। उनको उनकी असामयिक मृत्यु हुई थी, उसके बाद ये पद खाली था। तो बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जिस तरीके से उनका अनुभव रहा है, करीब 4 दशक से लंबा उनका जो करियर रहा है, इसमें जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इन सभी जगहों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो एक लंबा अनुभव उनके पास है काम करने का। और जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि जो सीडीएस की भूमिका होती है, सैन्य सचिव की सरकार को सेना के जरूरी जानकारी एक सलाहकार की, प्रमुख सलाहकार के तौर पर, तो वो अब इसमें अपना जो पद है उसको संभालेंगे। और सरकार की तरफ से ये भी जी सुधीर, खबर की तरफ से जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल उनको नया सीडीएस में किया गया है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत में पहली बार इस तरह की जो पद था उसकी घोषणा की गई थी, उसके बाद जनरल बिपिन रावत और उसके बाद जो जगह उनकी खाली हुई थी उसे भरने के लिए जो तमाम योग्यताएं थी या तमाम जो कमी महसूस की जा रही थी, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है उनका पूरा जो करियर रिकॉर्ड है, किस तरह से जो उनकी उपलब्धियां हैं और जिस वजह से उन्हें चुना गया इस पद के लिए। बिल्कुल, देखिए रमा, एक चीज है कि जब से जनरल रावत की जो असामयिक मृत्यु हुई उसके बाद से ये पद खाली था और उसके बाद से सरकार ने अभी कुछ समय पहले जो इसके लिए योग्यता थी उसमें बदलाव कर दी। ये भी कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं सेना की, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो उसके बाद से ये अपॉइंटमेंट हुआ है। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की अगर बात करें तो जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि बहुत लंबा अनुभव उनके पास रहा है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का, खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, और जिस तरीके से सेना की जरूरत है, बदलते माहौल की अगर बात की जाए, बदलते समय में जिस तरीके से सेना की जरूरतें हैं, सेना को किस तरीके से भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना है, और खासतौर पर जिस तरीके से मेक इन इंडिया को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, रक्षा जरूरतों के लिहाज से अगर हम बात करें कि जो हमारे साजो सामान है, मेक इन इंडिया के तहत सेना में इंडक्शन उनका होना है, यूजर ट्रायल्स सेना में होने से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है सीडीएस की हो जाती है। क्योंकि सरकार में खासतौर पर सेना के मामले में खासतौर पर अगर जो खास बात कही जाएगी, जो सरकार को सलाह दी है, तो वो सीडीएस की भूमिका उस मामले में काफी अहम हो जाती है। उसके बाद से ये जब जनरल रावत के बाद से ये पद खाली था, तो उसके बाद से ये अब जो नियुक्ति की गई है, जाहिर तौर पर जो सेना की आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, लगातार मॉडर्नाइजेशन को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो प्रक्रिया और आगे तेजी से उठाएगी। और खास बात जिस तरीके से जी ना ये भी कोशिश करे कि जो हमारे ट्रूप नॉर्थ ईस्ट में है, JNK में है और दूसरी जगह है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जमीनी तौर पर इस सारी चीजों को काम करने का अनुभव है। तो एक खास तौर पर सेना की सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति अगर ये समझ किया कि जमीन पर हमारे जवान हैं किस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं, किस तरह की क्षमताएं उनके पास हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर इससे हमारी जो योग्यता है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उनको बेहतर तरीके से, हमारी जो जरूरतें हैं सेना की, उनको किस तरीके से और बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाए, उनको और ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा किया जाए, इन सब में बहुत खासा रोल आगे हो जाता है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत अहम नियुक्ति जो हुई है और आगे इससे जो सेना का आधुनिकीकरण है उसको और आगे तेजी से ले जाने में मदद मिलेगी। रमा, बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।
T20 विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज पर लगी हुई हैं। दोनों टीमों के बीच आज अब से थोड़ी देर बाद ये मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली के बल्ले से निकले रन अगले महीने होने वाले विश्व कप से पहले बहुमूल्य हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में एक अर्धशतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया था। इन चारों बल्लेबाजों से अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इस सीरीज में आराम दिया गया है। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। सलामी बल्लेबाज विंटन डिकॉक और कप्तान तेम्बा बावूमा पर बल्लेबाजी का दारोमदार होगा। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। श्रद्धालु मंदिरों में मां से स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करने पहुंचे। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के हर एक क्षेत्र में शारदीय नवरात्र की छटा ही निराली होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल की आभा अनोखी होती है तो गुजरात में दांडिया महोत्सव अपनी ही छटा बिखेरता है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।